जजमेंट है। केस का नाम है ओ एम चरियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओ एम चरियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस की बेंच का जजमेंट है। क्रिमिनल SLP नंबर 2487/2014। बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक समस्या आई कि अगर जैसे हम लोग बार बार क्रिमिनल लॉस डिस्कस करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ डिस्कस करते समय ये बातें आती है कि क्या किसी मैटर में अगर उसने एक से ज़्यादा ऑफेंस किए, अगर किसी मैटर में एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए तो उनकी सज़ा कंकरेंटली चलनी चाहिए या उनकी सज़ा 1 by 1 चलनी चाहिए। ये मैटर फंसता है सेक्शन 31 और CRPC का। सेक्शन 31 CRPC का ये मैटर फंसता है और वहाँ पर वो ये पूछना चाहता है कि क्या कोई सज़ा साथ साथ चलनी चाहिए। इस मैटर में हुआ क्या कि अपीलेंट की शादी हुई। शादी होने के बाद उसकी दुबई में जॉब लग गई। तो दुबई में जॉब लगने के बाद वो वहाँ जब काम कर रहा था ना, तो काम करने पर वो 2 वर्ष में एक बार आता था इंडिया में, और उसकी पत्नी के साथ कुछ उसका डिस्प्यूट चल रहा था। तो जब वो इंडिया में आया तो 498A का एक मुकदमा हो गया। इंडियन पिनल कोड IPC की 498 का मुकदमा हो गया कि वो अपनी पत्नी को सही से रखता नहीं, ये नहीं वो नहीं जो भी। अभी क्या था, पत्नी जब उसके घर गई ना तो उसने आत्महत्या कर ली, और ये बात प्रूफ हो गई कि पति उस समय घर में रहा हो या ना रहा हो, परिवार के लोग घर में रहे हो ना रहे हो, वो डिफरेंट मैटर है कि क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या एविडेंसेस थे, क्या मामला था। मामला ये बना कि 498A प्रूफ हो गई कि वो डाउरी के लिए कोर्सिव नेचर अपनाता था, और 306 प्रूफ हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या का कारण उसका परिवार था, यानी कि पति का परिवार था। अब हमारे सामने उसमें जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों सजाएं प्रूफ हो गई, यानी कि दोनों ऑफेंसेस 498A और 306 IPC। लड़की ने आत्महत्या करी, महिला ने, ये प्रूफ हो गया, और लड़के ने कोर्सिव नेचर अपनाया था 498A में, उसने डावरी शावरी मांग मूंग के उसको लजाया सताया हैरेसमेंट किया। ये बातें प्रूफ हो गई कोर्ट में। अब समस्या ये आती है 498A की पनिशमेंट अलग है और 306 IPC की पनिशमेंट अलग है। पनिशमेंट देते समय सेक्शन 31 में ये मामला फंसता है, और सेक्शन 31 में जो मामला फंस रहा है उसमें वो कहता है कि भाई पनिशमेंट कंकरेंट भी चलती है और पनिशमेंट अलग अलग भी हो सकती है। अगर पनिशमेंट कंकरेंट चल रही है तो ठीक है कि दोनों की सजा जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम सजा वो काट लेगा। सपोज उसने एक मामले में 3 साल डाली और एक मामले में 6 साल डाली, और उसने साथ में ऑर्डर कर दिया कि ये कंकरेंटली चलेंगी, तो इसका मतलब हो गया 6 साल सजा काटने के बाद वो बाहर हो जाएगा। अभी उसको 3 वर्ष की सजा एक्स्ट्रा नहीं काटनी है। समस्या यहां पर इतनी होती तो सॉल्व हो जाता मामला। समस्या यहां पे आई सेक्शन 31 की डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना कोर्ट की, वो डिस्क्रिशनरी पावर कैसे इस्तेमाल होती है, वो स्वविवेक की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करता है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। कोर्ट ने क्या किया, 498A की सजा अलग डाली और 306 की सजा अलग डाली। दोनों की अलग अलग सजाएं जो पड़ी ना, उन सजाओं को उसने 1 by 1 इंप्रिजनमेंट किया। एक काटने के बाद दूसरी का इंप्रिजनमेंट काटना है, यानी कि सजा लॉन्ग हो गई। अभी सेक्शन 31 को जब हम इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं, जहां पर कोर्ट की पावर दी है, तो उन्होंने कहा कि अगर सजाएं उसने 1 by 1 डाल रखी हैं, 31 का क्लॉज 2 CRPC कहता है कि अगर उसने सजाएं 1 by 1 डाल रखी हैं तो वो इस आधार पर केस को नेक्स्ट कोर्ट में नहीं भेजेगा कि उसकी टोटल सजा देने की शक्ति से वो एक्सीड कर रही है। मतलब समझ रहे हैं ना। सपोज CJM की अदालत में मुकदमा है, तो CJM को 7 साल तक की सजा देने का राइट है,
अब एक मामला ऐसा था जिसमें 3 साल की सजा है और एक मामला ऐसा जिसमें 7 साल की सजा है, और वो उनको सुन रहा है और उसने वो दोनों सजाएं दे दी, तो 7 और 3 10 हो गई। अब 10 तो उसकी पावर से एक्सीड कर रहा है, इतनी तो उसके पास पावर ही नहीं है 10 साल की सजा देने की। तो उसने सेक्शन 31 के क्लॉज 2 में ये कहा कि भाई इस आधार पर कि उसकी टोटल जो शक्ति है उससे एक्सीड कर रहा है, इस आधार पर वो केस को नेक्स्ट कोर्ट में नहीं भेजेगा। उसने क्या देखना था, जिस ऑफेंस को उसने सुनना है उसकी सजा 7 वर्ष से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर उसने सुनना है टोटल जो सजा है वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन द पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट बी एक्सीड 14 ईयर्स। दोनों को सजाओं को 2, 3, 4 जितनी ऑफेंसेस किए हैं 2, 3, 4 को मिलाने के बाद भी 14 वर्ष से ऊपर नहीं हो सकता। ये उसने एक फॉर्मूला निकाला, मतलब सेक्शन 31 के क्लॉज 2 में निकाला। तो इस मामले में जो ये मामला चल रहा है 498A का और 306 का, इस मामले में इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पड़ गई। यह आवश्यकता पड़ गई कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें सजा कंकरेंट चलेगी और ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें सजा 1 बाई 1 चल सकती है। एक जनरल रूल तो यह है कि अगर कोर्ट ने कंकरेंट पनिशमेंट नहीं लिखा तो पनिशमेंट 1 बाई 1 चलना चाहिए, या तो वो लिखे कि पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस इज दिस एंड पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस इज दिस, ये दोनों बातें वो लिखे, और दोनों बातें लिखने के बाद वो लास्ट में एक लाइन डाले कि बोथ द पनिशमेंट विल बी एग्जीक्यूट कंकरेंटली। ऐसा लिख दे, ऐसा लिख दिया तो समस्या समाधान हो गया। लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा, और ऐसा नहीं लिखा का मतलब क्या, ऐसा नहीं लिखा का मतलब है कि उनकी सजा दोनों उसको काटनी पड़ेगी 1 बाई 1। अब हाईकोर्ट में मामला जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई एक रूलिंगें हैं जिसमें यह कहा है सेक्शन 31 की पावर ट्रायल कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है और अपीलिंग कोर्ट को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। क्या जनरली अपीलिंग कोर्ट को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 31 का जो सजा है वो 31 की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर जहां कहीं भी रहती है उसको अपील में इंटरफेरेंस नहीं करके, उसको इंटरफेरेंस करके बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिशन आपने ऑलरेडी दे रखा है। उस पर मेरिट क्या देखोगे, जहां पर आपने डिस्क्रिशन दे रखा है वहां मेरिट क्या देखना। तो फिर उन्होंने कहा जनरल रूल तो ऐसा बनना चाहिए कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं देखना चाहिए। ये मामला, इस मामले में भी मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया जैसा कि जनरल चल रहा है कि नीचे से उसने दोनों सजाएं लिखी, दोनों 1 बाई 1 काटनी थी, कंकरेंट उसने लिखा नहीं, तो फिर वो हाईकोर्ट जानी है। हाईकोर्ट में जब अपील गई तो हाईकोर्ट ने उसमें कहा कि नहीं भाई, जो नीचे की सजा दी गई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको 1 बाई 1 काटना पड़ेगा। अब मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस विषय पर पहले से कई एक रूलिंगें थी, मोहम्मद अख्तर हुसैन की एक बड़ी रूलिंग इस पर आ चुकी थी। मोहम्मद अख्तर हुसैन की एक बड़ी रूलिंग आ चुकी थी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर कई एक रूलिंगें थी, इसलिए ये बड़ी बेंच में डाल दिया गया। सेक्शन 31 को 3 जजों की बेंच में डाल दिया गया। अब उसने कहा कुछ मामलों में सेक्शन 31 क्लॉज 1 में कहा अगर कोई सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट डाली हुई है, अगर कोई सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट डाली हुई है और उसके साथ उसने कोई दूसरी सजा डाल दी, तो देयर इज नो ऑप्शन अदर देन फॉर द लाइफ इंप्रिजनमेंट। उसमें उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ डाली, और लाइफ का मतलब टिल डेथ, लाइफ का मतलब 13 साल, 14 साल, 10 साल, 5 साल, तो उसने सब खत्म कर दिया। उसने कहा ये लाइफ का मतलब 10-15 साल नहीं है, लाइफ मीन्स टिल डेथ। अभी उसने लाइफ भी डाली और साथ में कुछ और डाली, और ऐसा करते समय उसने ये नहीं लिखा कि कंकरेंट सजा कटेगी, तो फिर आप सजा कैसे, मरने के बाद दोबारा कटेंगे क्या? तो उन्होंने कहा दिस इज द अंडरस्टूड मैटर, ये मामला अंडरस्टूड है कि वो इस प्रकार के मामलों को लाइफ इंप्रिजनमेंट में ही काट लेना चाहिए। लेकिन मामला फंसता है दूसरा, जहां पर लाइफ तक नहीं पहुंचा मामला, पनिशमेंट लाइफ तक नहीं पहुंचा, तो वो इसमें कुछ रूलिंगें देता है। एक केस का नाम आया था
रमेश, इन्होंने जो हवाला दिया है ना केसेस का, रमेश चिलवल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2012 का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2000, हाँ, रमेश चिलवल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2012। अब इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें धारा 302 का मुकदमा था आईपीसी का। धारा 302 के साथ उसने कुछ हथियार रखा था, तो आर्म्स एक्ट का मामला लगा। वो बहुत बड़ा गुंडा था, तो उसमें गुंडागर्दी का एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड यूपी गुंडास एक्ट लग गया, गैंगस्टर एक्ट। तो गैंगस्टर लगा, चूंकि गैंगस्टर था वो, और उसने हत्या कर दी, 302 लगा। और इलीगल आर्म्स रखे हुए थे, इसलिए आर्म्स एक्ट लग गया। 3 धाराओं के तहत, 3 एक्टों के तहत मुकदमा चल गया। 302 में उसने लाइफ डाल दी, और एक में 7 वर्ष डाल दी, एक में 3 वर्ष डाल दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें कहा कि भाई लाइफ जब डाल दी है तो फिर ये 7 और 3 का कोई मतलब नहीं रह जाता। लाइफ का मतलब अब वो लाइफ काटेगा और ये इसमें अपने आप मर्ज हो जाएंगी, भले ही उसने उसमें लिखा ना हो। ठीक है। इसके बाद जो बड़े जजमेंट आए, इसके बाद कहने से पहले, वो था मोहम्मद अख्तर हुसैन का। मोहम्मद अख्तर हुसैन वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम अहमदाबाद, 1988 का जजमेंट है ये। इसका हवाला ऑनरेबल कोर्ट ने दिया। और हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर रहा है, कौन से मामले ऐसे हैं जिसमें कि उसको कंकरेंट सजा डालना चाहिए, और कौन से मामले ऐसे हैं जिसमें अलग अलग सजा डालनी चाहिए, कॉन्सिक्यूट डालनी चाहिए। इसमें उसने कहा द बेसिक रूल ऑफ द थंब ओवर द ईयर हैज बीन द सो कॉल्ड सिंगल ट्रांजैक्शन रूल फॉर कंकरेंट सेंटेंस। देखो, हम लोगों ने कई एक मामले बार बार पढ़े हैं, और उन मामलों में हमने ये पढ़ा कि भाई कोई भी ऐसा एक्ट है जिसमें हम सपोज करें 302 का मामला है, और 302 के मामले में ये 3 आर्म्स एक्ट रखता है, कहीं रेस्ट्रेंट किडनैपिंग करता है, और फिर हत्या करता है, और फिर और भी कुछ करता है। तो 4-5 धाराएं लगाकर अलग अलग मुकदमा चलाया, तो क्या करेगा? चार्ज फ्रेमिंग कर रहा था वो, और चार्ज फ्रेमिंग इन 4-5 धाराओं के आधार पर कर रहा था, और 4-5 धाराओं में सभी में एविडेंस ले रहा था, और सभी में एविडेंस लेने के बाद प्रूफ कर रहा था। जब तक किडनैपिंग प्रूफ नहीं हुई तब तक मुकदमा आगे कैसे बढ़ेगा? हथियार नहीं था तो मारा कैसे? नहीं मार दिया, बॉडी को छुपाया कैसे, बॉडी को जलाया कैसे, बॉडी को समाप्त कैसे किया, ये सारे मामले चलेंगे। ये एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। उसने कहा कि डिफरेंट ऑफेंसेस इन सेम ट्रांजैक्शन, क्या? डिफरेंट ऑफेंसेस इन सेम ट्रांजैक्शन, दे द पनिशमेंट में बी कंकरेंट। नहीं समझ में आई बात? एक ही ट्रांजैक्शन में कई ऑफेंस किए उसने। किसी को हत्या करने के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा कि नहीं? रोका उसने, तो रोकने का अलग लगेगा। उसने उसको वहां 2-4 थप्पड़ मार कर बेहोश किया, तो यूज ऑफ फोर्स लगेगा, हर्ट लग सकता है। बेहोश किया तो हर्ट लगा, ग्रीवियस हर्ट लगा, कुछ लगा ना। उसके बाद वो ले गया और उसने दूसरे दिन उसकी कहीं अनजान स्थान पर जाकर उसने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने उसको बॉडी को छुपा दिया और बिल्कुल साफ हो गया। काम आफ्टर ऑल क्या हुआ? मर्डर। एक ट्रांजैक्शन है, एक ही ट्रांजैक्शन में रिस्ट्रेन भी करता है, यूज ऑफ फोर्स भी करता है, असल्ट भी करता है, और हर्ट भी करता है, या फिर ग्रीवियस हर्ट भी करता है, उसका मर्डर भी करता है, और बॉडी भी छुपाता है। एक ही ट्रांजैक्शन में है, एक ही काम उसने किया, हत्या करके बॉडी छुपा दी। एक ट्रांजैक्शन में कई ऑफेंसेस अगर होते हैं तो उनका पनिशमेंट कंकरेंट हो सकता है। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा यह जनरल रूल है। अभी भी नहीं समझ में आई? ट्रांजैक्शन एक ही है ना, ऑफेंस कई हो गए उसमें एक ही ट्रांजैक्शन करते समय। भाई आपसे मैंने कहा लिखो, तो आपने पेन निकाला, कॉपी निकाली,
कॉपी पे लिखना शुरू किया, कॉपी खरीद के लिए, कई एक काम किए ना, आफ्टर ऑल करना क्या, लिखना है। एक ट्रांजैक्शन के लिए आपने बहुत सारे काम कर लिए। तो अगर एक ट्रांजैक्शन के लिए उसने बहुत सारे काम किए थे तो वो कहता है कि ये सिंगल ट्रांजैक्शन में उसको कंकरेंट सजाएं दी जा सकती हैं। फिर इसी में वो आगे कहता है बट डिफरेंट ऑफेंसेस इन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस बट ट्राइड ज्वाइंटली। नहीं समझ में आई बात। अभी जब हम ज्वाइंट ट्रायल पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे ना, तो ज्वाइंट ट्रायल उसमें मिलेगा। तो वो कहता है कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें ट्रायल ज्वाइंट चल सकता है। तो वो कहेगा कि भाई ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है जहां पर 3 ऑफेंस साल भर में एक से ही किए हो, 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की हो। तो 3 अलग अलग जगहों पर चोरी की तो क्या है, 3 ट्रांजैक्शन है, ट्रायल ज्वाइंट है। पीछे वाले में क्या था, ज्वाइंट ट्रायल था, एक ट्रांजैक्शन था, डिफरेंट ऑफेंसेस थे। इसमें क्या है, ज्वाइंट ट्रायल है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, डिफरेंट सेम ऑफेंस है। अरे 3 जगह चोरी की, मैं जो इलस्ट्रेशन दे रहा हूं ना, 3 जगह अलग अलग चोरी की, तो 3 ऑफेंस किए, 3 बार ऑफेंस, वो सेम ऑफेंस किया ना, एक ही 379 का, आईपीसी 379 का तो ऑफेंस किया ना, चोरी की ना उसने 3 जगह। लेकिन हमने उसमें कहा 318 317 में सीआरपीसी में कि भाई इनका ट्रायल ज्वाइंट चल सकता है अगर उसने सेम ऑफेंस साल में 3 बार किए। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया 3 बार, नहीं तो हम ट्रायल एक साथ चला देंगे। ट्रायल एक साथ चल गया, सेम ऑफेंस किया, 3 ट्रांजैक्शन किए, क्या करें, तीनों की सजा अलग अलग 1 बाई 1 दी जा सकती है। अभी भी नहीं समझ में आया। ट्रायल भले ही ज्वाइंट चलाओ, अलग 3 ट्रांजैक्शन है उसमें, तो कोर्ट को सेक्शन 31 का इस्तेमाल करते समय जहां पर उसको सेक्शन 31 क्लॉज 2 का इस्तेमाल कर रहा है और डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए डिफरेंट इंप्रिजनमेंट 1 बाई 1 का ऑर्डर करता है, कंकरेंट इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर नहीं करता। वहां पर उसके लिए यह बात बनती है कि क्या सेम ट्रांजैक्शन में ऑफेंस अलग अलग हुए हैं या फिर ऑफेंस एक हुआ, कई एक ट्रांजैक्शन हुए, या फिर अलग अलग ट्रांजैक्शन में अलग अलग ऑफेंस हुए, ट्रायल ज्वाइंट चल गया। भाई कोई व्यक्ति हमारे घर में डकैती डालने आया, डकैती डालने से पहले उसने हमारे गेटकीपर की किडनैपिंग करी, उससे पहले उसने हाउस ट्रेसपास किया था। कुछ दिन पहले आया था, उसने दरवाजा खोल कर देखा था कि चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, तो हमारे घर में पूरी डिटेल लेकर बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी इजाजत के, बिना मेरी जानकारी के लेकर चला गया। एक दिन आया, उसने हमारा वॉचमैन गायब कर दिया। फिर एक दिन आया, घर में आकर चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद उसने आग लगा दी, पता ना लगे। सेम ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना, लेकिन कॉन्सिक्वेंस एक है, चोरी। ट्रायल ज्वाइंट चलाएंगे ना, इसका अलग अलग ट्रायल तो नहीं चलाने का कोई मतलब नहीं होता। ट्रायल तो एक साथ चलाएंगे क्योंकि एक के बाद एक काम करा, ऑफेंस उसने अलग अलग समय पर अलग अलग किए हैं, ट्रांजैक्शन कई एक हो गए, इसमें वो सजा 1 बाई 1 की दे सकता है। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। फिर इस जजमेंट की बात आती है जो नीचे वाले कोर्ट ने दे दिया और उसकी अपील ऊपर तक गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता है कि इस मामले में चूंकि 498A का मामला अलग है और 306 का मामला अलग है दोनों पत्नी से रिलेटेड, पति और पत्नी के बीच का ही है, दोनों का ट्रायल ज्वाइंट चल गया। लेकिन 498A का मतलब है उसने कभी भी दहेज मांगा या उसको लजाया, सताया या कोर्सिव नेचर इस्तेमाल किया, चिट्ठी गलत डाली, फोन पर अड़काता है, धमकाता है, ये सब करता रहा, तो 498 तो अलग हो गई। फिर एक दिन वो आकर आपके चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली, तो 306 अलग हो गई।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जो सेक्शन 31 की मूल भावना है उसके अनुसार अगर लोअर कोर्ट ने अलग अलग सजाएं 1 बाई 1 काटने का फरमान किया है तो वो वैलिड है, और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जो किया है वो भी वैलिड है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है दोनों कोर्ट की। अब हमारे पास आया है तो हमें ये लगता है कि मामला इसमें सेक्शन 31 का कोई रूल ऑफ लॉ नहीं फंसता। उन्होंने कहा सेक्शन 31 का रूल ऑफ लॉ इसमें नहीं फंसता, इसलिए लीगल इंटरप्रिटेशन का हमको कोई आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसने बाद में क्या किया, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हो तो कुछ ना कुछ तो राहत देनी है, तो उसने कहा लेकिन सर्कमस्टांसेस को दिमाग में रखते हुए मेरी ये समझ में आता है कि लड़का पिछले 8 साल में केवल 4 बार घर आया, पिछले 8 साल में 2 साल में 1 बार आता था वो, तो उन्होंने कहा 4 साल में 4 बार, 8 साल में 4 बार घर आया, इसलिए मुझे लगता है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कंकरेंट होना चाहिए। लेकिन लीगल डिस्प्यूट नहीं है, अपने को तो ये ट्रीट करना है ना, क्या कंकरेंट डालना कंपलसरी है, क्या कोर्ट को क्या क्या चीजें कंकरेंट डालते समय देखनी चाहिए, 1 बाई 1 डालते समय क्या क्या देखनी है, क्या डिस्क्रिशनरी पावर का जो इस्तेमाल करता है उसमें भी कोई तरीका हो सकता है उसका इस्तेमाल करने का। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये फॉर्मूला पीछे वाले केसेस में, जैसा कि हम लोगों ने कहा मोहम्मद अख्तर हुसैन वर्सेस कलेक्टर अहमदाबाद का जजमेंट आया, और दूसरा जजमेंट था मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014। इन दोनों जजमेंट्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू कर दिया यहां पर, और रिव्यू करते हुए कहा कि भाई जजमेंट ये पिछले वाले बिल्कुल सही है, और ये निर्धारित हो चुका है कि कंकरेंट और कॉन्सिक्यूटिव, साथ साथ सजा और अलग अलग सजा, इसके लिए ये क्राइटेरिया अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद